जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुकेट स्टडी चैनल पर। और आज हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे जो कि आपको धीरज सर ने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया है। क्या? रशिया एंड यूक्रेन वॉर। So you know, as it is very hot and burning issue nowadays in the media, and we are often listening about the attacks which are taking place in the Ukraine by the Russia, and also the counter attack which is done by the Ukraine due to the support of the NATO ammunition. And if we talk about that, this is very burning issue in our geopolitics scenario, and basically it also affect the world, the global market, as well as the supply chain of the wheat, because Ukraine's grassland is also known as the wheat basket of the world. So basically the wheat supply chain is also getting perturbed by this ongoing Russia Ukraine war. So okay, let's move ahead. So my name is Vishal Sharma, and I have also taken one video over the roles of banking in Indian economy. So हमारा टारगेट क्या है? टारगेट इज़ टू एस एयरफोर्स जीडी। ओके, अब जहाँ तक इतना प्रैक्टिस कर लो और ऐसी अप्रोच ले लो कि आपको कोई टॉपिक आता भी ना हो ना, तब भी वहाँ पर आप स्टैंड करने की हिम्मत रख सको। ओके, सो मैं आपको वो अप्रोच प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं अपना एक्सपीरियंस, जितनी मैंने मतलब एग्ज़ाम्स निकाले उन सब का एक्सपीरियंस आपको दूंगा। ओके, बस आप मेरे को सपोर्ट करो और जो भी मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो आप, एंड यू विल गेट ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट। ओके, और मुझे बताना कमेंट में क्या आपने वीडियो रिकॉर्ड करी रोल ऑफ बैंकिंग इंडियन इकोनॉमी पे, और इसके बाद भी जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा दूँ पूरी वीडियो देखने के बाद, ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन about how the class was. Okay, and also record video on this issue also. Okay, and try to send me on the WhatsApp group I will made. Okay, so okay, let's move to the Idiot study group notes which Dheeraj sir has provided you. Okay, so basically Russia Ukraine war. So do you know actually what is basic reason behind the Russia Ukraine war? Everybody is saying that now everybody will be able to say that Ukraine is going to join the NATO. यूक्रेन जो है नाटो आप जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जनरली वेस्ट ऑफ द ग्लोब, जिनमें सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ आती हैं जो कि बहुत ही मतलब पावरफुल कंट्रीज़ हैं। एंड मैं आपको बता दूं, नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वो लगभग 1920s में बनी थी, 20s के डिकेड्स में बनी थी, 19 है ना। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम से जानी जाती है, और इसमें अराउंड 30 कंट्रीज देयर इट्स पार्ट। ओके, एंड दे आर बेसिकली आर अपोजिंग द रशिया सुप्रीमेसी ओवर द ग्लोब, एंड यू नो between them after ending the World War II, which ended in 1945. तो 1945 से 1991 तक एक कोल्ड वॉर का एरा चला है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर? बेसिकली कोल्ड वॉर चली है, मतलब एक तरह से प्रॉक्सी वॉर भी हम कह सकते हैं। एक ऐसी लड़ाई चली है तो दो ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच में, जो कि वन है, एक है यूएसए और एक थी यूएसएसआर। आप जानते होंगे यूएसएसआर, जो कि मतलब जिसमें लगभग 14-15 देश आते थे रशिया को मिला के, जिसमें पहले यूक्रेन भी उसका पार्ट था, और उसी के अंतर्गत रशिया ने उसकी सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पहले ही ले ली गई थी जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में यूएसएसआर का। ओके, अब मैं आपको बताऊं तो कोल्ड वॉर के एरा की वजह से, और आप कहोगे कि नाटो को ज्वाइन कर रहा था यूक्रेन, और रशिया को लगा कि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा नाटो और उसको भी वो हिंडर करेगा, but it is not the basic reason. If I talk about the basic reason, then it is warm water policy. So do you know what is the meaning of warm water policy? So okay, let me take you a blank slide. Warm पहले मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा, उसके बाद आपको जो धीरज सर ने नोट्स प्रोवाइड करे उससे आपको एक कॉम्प्रीहेंड करने की मतलब कोशिश करूंगा। ओके, वार्म वाटर पॉलिसी, बेसिकली ये पॉलिसी है क्या? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो पहले मुझे आपको
मैप दिखाने दीजिए। ये मैंने मैप डाउनलोड करा है। ओके, ये मैप है। अगर आप इसमें बाद में देखेंगे तो रशिया के जो नॉर्थ साइड में है वो क्या है, रशिया के नॉर्थ साइड में कुछ नहीं है। रशिया के नॉर्थ साइड में आर्कटिक रीजन है, और बेसिकली आर्कटिक ओशियन के पास जो है वहाँ पर जो सब आइस रहती है, और आइस रहेगी तो वहाँ पर शिप्स का मूवमेंट, जो कि मतलब मूवमेंट थ्रू द वाटर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, तो इसलिए वहाँ से कोई ट्रेड तो होने से रही, तो नॉर्थ साइड से रशिया की ट्रेड नहीं हो सकती। अगर हम बात करें रशिया में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन रह रही है, रशिया में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन रह रही है वो वेस्टर्न पोर्शन में ही रह रही है। क्यों रह रही है? क्योंकि ईस्ट में सर्बियन डेजर्ट है, सर्बियन कोल्ड डेजर्ट है, सर्बियन कोल्ड डेजर्ट, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते ही नहीं है, वहाँ पर है ही नहीं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा। इसकी वजह से रशिया वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर रही है, बट इसलिए साइबेरिया में ड्यू टू मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रशिया अपने ईस्ट से भी ट्रेड नहीं कर पा रहा, तो दो साइड से तो ट्रेड बंद हो गया। ओके, और हमें पता ही है वेस्ट से तो हमारा मतलब लैंड बॉर्डर है, और साउथ से अगर हम देखें तो ये ब्लैक सी है, ये बेसिकली हमारा ब्लैक सी है। तो ये ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे वार्म वाटर रहता है। वार्म वाटर समझ रहे हैं आप, मतलब हर समय यहाँ पर वार्म वाटर रहता है, यहाँ पर आराम से ट्रेड हो सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ से ये टर्की है नीचे, यहाँ के स्ट्रेट से होते हुए ये हमें मेडिटेरियन सी का रास्ता दे रहा है, ये ब्लैक सी। तो बेसिकली रशिया की यही पॉलिसी है। रशिया अभी भी मतलब 1 साल होने के बाद भी वॉर को बंद क्यों नहीं करना चाहती? बिकॉज अभी भी उसने यहाँ के कुछ पोर्शन में, यहाँ पे कुछ पोर्शन में अभी भी यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाया। और रशिया क्या चाहती है बेसिकली, यूक्रेन को यहाँ से कट करना, यूक्रेन को सी से कट करना और उसको पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री बना देना। जैसे ही वो लैंडलॉक हो जाएगी उसकी पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और वो नाटो के लिए अपने आप मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं रखेगी, वैल्यू ही नहीं रखेगी। ओके, तो ये बेसिकली एक पॉलिसी है, वार्म वाटर पॉलिसी। इफ़ यू हैव गिवन अ चांस टू स्पेसिफाई दिस पॉलिसी, प्लीज़ मेंशन इट इन योर जीडी। इट विल बेसिकली टेक यू टू अ नेक्स्ट एज। ओके, इट विल बेसिकली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, enhance your performance in the group discussion. Warm water policy is the true reason behind Russia and Ukraine war. Is that clear? Okay. सब लोग मतलब हमने देखा है रशिया यूक्रेन वॉर पर कह देंगे कि यहाँ आज गोलाबारी हो गई, किसी टैंक को यहाँ पर मार दिया गया रशिया की यूक्रेन के द्वारा, मतलब पर किसी को भी बेसिक रीज़न ही नहीं पता था। सबको लग रहा था कि नाटो ज्वाइन करने चला था यूक्रेन, उसकी वजह से ही बस रशिया ने उस पर अटैक कर दिया। बट ऐसा नहीं है, अगर उसको अटैक करना होता तो अब तक तो उसने कर दिया, उसने मतलब अब तक ख़त्म भी कर दिया होता। बस अटैक करना होता तो उसने डरा दिया पूरी तरीके से यूक्रेन को। और अगर मैं बात करूँ, अभी तक उसका मकसद ये नहीं पूरा हो पाया कि वो यहाँ से पूरी तरीके से कट नहीं कर पाया। आप जानते हो कि G7 जो होता है, G7 एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 देश शामिल हैं, बहुत ही 7 पावरफुल देश शामिल है, लाइक फ्रांस, US, UK, ओके, जर्मनी, इटली। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो रशिया था 1990 अराउंड 1990s के डिकेड में रशिया भी उसका पार्ट बन गया था, तो वो G8 हो गया था। ओके, पर 2014 में ये जो एरिया दिख रहा है क्रीमिया, इसे जो है 2014 में रशिया ने कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से उसे G8 में से भी निकाल दिया। मतलब उसे G8 में से निकलना मंजूर है, पर ब्लैक सी उसको किसी भी हाल में जाने नहीं देना, क्योंकि ब्लैक सी अगर चला गया तो डायरेक्ट USA का इंटरफ्रेंस यहाँ के ट्रेड में भी होने लगा। तो रशिया जो है अपनी ग्लोबल जो सुप्रीमेसी है उसको खो देगा। इसकी वजह से वो अब भी जो है वॉर को स्टॉप नहीं कर रहा। February 2020 मतलब अराउंड 1 साल हो गया, February 2022 में वॉर चालू हुई थी, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, बट अभी भी वॉर बंद नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक उसने पोर्ट सिटी को, वार्म वाटर पॉलिसी बेसिकली है वार्म वाटर पोर्ट्स के लिए। ये जो यहाँ पर पोर्ट्स है ना, जो भी समुद्र से कनेक्टेड है, ब्लैक सी से कनेक्टेड है, उन्हीं पोर्ट्स को मतलब कैप्चर करने की, एक्वायर करने की पॉलिसी को वार्म वाटर पॉलिसी कहा गया है। और ये किसने बनाई है याद रखना, ये बनाई है रशिया के एक थे जब शासक थे अंडर रीन ऑफ पीटर द ग्रेट, याद रखना इनका नाम। ये थे 17th सेंचुरी में रशिया के रूलर। और मैं बताऊं, इन्हीं की जो पॉलिसी है ये है वार्म वाटर पॉलिसी, इसी पे सारा मुद्दा है, ठीक है। और रशिया इन्हीं की पॉलिसी की वजह से, इन्हीं की फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी की वजह से अब भी मतलब लड़ाई से पीछे नहीं हट रहे। बेशक उनका इतना लॉस हो गया, मार्केट इतना नीचे गिर गया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को। और इवन ईच कंट्री इज ट्राइंग टू
get them diverted from this issue. Okay, only NATO is taking interest because the USA has a personal geopolitical interest in that scenario. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जियोपॉलिटिकल लेवल पे कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता. अगर आज हम कह रहे हैं कि रशिया हमारा दुश्मन है तो कल वो हमारा आज हम कह रहे हैं रशिया हमारा दोस्त है तो कल वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है. वो कल चाइना को भी सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि अब वो पाकिस्तान को भी क्रूड ऑयल प्रोवाइड करवा रहा है. तो ये हमारे लिए कंसर्न है, ये हमारे लिए कंसर्न बढ़ा रही है. ये बात आपको समझनी पड़ेगी. तो ये मैंने बेसिक ओवर पॉइंट दे दिया, व्यू पॉइंट दे दिया आपको कि रशिया को बेसिकली करना क्या है. ये ब्लैक सी है, यहाँ से रशिया को ये सारे पोर्ट कब्जा करके यहाँ के स्ट्रेट से होता हुआ जाते हुए इन्हें मेडिटेरियन सी में जाना है. बेसिकली ब्लैक सी फॉर रशिया इज़ अ डोर टू मेडिटेरियन सी एंड डोर टू यूरोप ट्रेड. अगर यूरोप का ट्रेड लेना है रशिया को तो बेसिकली ब्लैक सी पे कब्जा मोनोपोली करनी पड़ेगी. ठीक है, एक और मैप आपको दिखाता हूँ. ये एक रीजन है यहाँ पर पोर्ट जिसको कहते हैं उड़ीसा, मतलब ओडेशा. ये बेसिकली अब भी कब्जा नहीं कर पाई. ओके, अगर यहाँ पर इनका कब्जा हो जाता है बेसिक पोर्ट्स पे जो कि बहुत ही स्ट्रेंथफुल पोर्ट्स हैं, जहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब एक तरह से अट्रैक्शन है. कहाँ का, किस चीज़ का, ट्रेड का, जो ग्लोबल ट्रेड हो रही है यहाँ से. ओके, अगर यहीं कट कर दिया तो बेसिकली यूक्रेन ऑटोमेटिकली हार जाएगा. अगर सप्लाई चेन नहीं रही उस पर, बेसिकली फिर यहाँ से सप्लाई चेन आएंगी. अगर सप्लाई चेन यहाँ से सी से नहीं रही तो बहुत बड़ी सप्लाई चेन उससे कट गई. ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए अभी तक भी रशिया ने वॉर को एंड नहीं करा. ये मैंने आपको मैं आशा करता हूँ मैंने आपको मैप के माध्यम से अच्छे से समझा दिया हो. ठीक है, रशिया ने लुहांस्क, डोनेट्स्क, ये सब रीजन है जैसे जो कब्जा कर लिए. बेसिकली लुहांस्क और डोनेट्स्क के जो लोग थे ना, यहाँ के लोग, लुहांस्क डोनेट्स्क के लोग बेसिकली रशिया फेवर्ड ही थे, रशिया प्रो ही थे, रशिया को ही चाहते थे. इसलिए रशिया इसको एक तरह से वॉर कंसीडर नहीं करता, बैटल कंसीडर नहीं करता, इसको एक तरह से मिलिट्री एक्शन प्रोवाइड करता है, मिलिट्री एक्शन कंसीडर करता है. ओके, चलो नाउ मूव करते हैं हम A to Z स्टडी चैनल के नोट्स पे. बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा रशिया यूक्रेन का. अब आप अपने पॉइंट्स भी बना सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया. सबसे पहले देखते हैं ऑन 24 फरवरी 2022, याद रखना इस डेट को. यू कैन यूज इट एज योर इंसेप्शन डेट ऑफ द वॉर. ओके, 24 फरवरी 2022 रशिया लॉन्च द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन. मिलिट्री ऑपरेशन कहा गया है, देख लो, कोई वॉर नहीं डिक्लेयर करा गया रशिया की तरफ से. इन इट्स नेबरिंग कंट्री यूक्रेन, यूक्रेन को तो जानते हैं, यूक्रेन उसका नेबर. आफ्टर द अनाउंसमेंट फ्रॉम रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अनाउंसमेंट के बाद पावरफुल एक्सप्लोजन्स वर रिपोर्टेड इन सेवरल सिटीज ऑफ यूक्रेन. मतलब जब 24 फरवरी 2022 को ये वॉर शुरू हो गया तो उसके बाद बहुत सारे जो एक्सप्लोजन्स हैं यूक्रेन की कुछ सिटीज़ में ये रिपोर्ट करे गए इन द इंटरनेशनल मीडिया. अब देखते हैं व्हाट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन अकॉर्डिंग टू द नोट्स प्रोवाइडेड बाय द धीरज सर. आज मैं अपने हैंडरिटन नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाया, पर आपको फिर करके दूंगा किसी और अगले नोट्स के. ओके, अगली वीडियो में. बट मैंने आपको बेसिक रीज़न बता दिया. अगर आप ये मेंशन करेंगे ना, वार्म वाटर पॉलिसी, बेसिक ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर टॉपिक इज वार्म वाटर पॉलिसी एंड नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वुड स्पेसिफाई इट इन योर GD. अच्छा, अगर हो सकता है वो यहीं का स्टूडेंट हो तो वो बेसिक स्पेसिफाई करेगा. अगर उसको बहुत नॉलेज हो या फिर वो SSB की प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो स्पेसिफाई करेगा. बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यूज़ करोगे वार्म वाटर पॉलिसी रीजन तो बेसिकली इट विल टेक यू टू एन अल्ट्रा एज. इट विल इन्हांस योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द GD. ओके, अब देखते हैं दिसंबर 2021 में रशिया पब्लिश द ड्राफ्ट ऑफ एन 8-point सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर द वेस्ट. उन्होंने एक 8-point सिक्योरिटी एग्रीमेंट भेजा वेस्ट के लिए 2021 दिसंबर में. द ड्राफ्ट एम टू ईज टेंशंस इन यूरोप इंक्लूडिंग द यूक्रेन क्राइसिस. उसने सिंपल वहाँ पर कहा था, मैं बताता हूँ आपको, कि उन्होंने सिंपल उनको बताया, चेतावनी दी थी कि यूक्रेन को अपनी तरफ ज्वाइन ना करें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ब्लैक सी से उसका कब्जा चला जाएगा. बेसिकली यूक्रेन की जो बाउंड्री है ब्लैक सी से लग रही हैं. ओके, एंड मेजर पोर्शन जो है ब्लैक सी पर वो कब्जा है. जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से देश जो है ब्लैक सी को सराउंड कर रहे हैं. जैसे मैं बताता हूँ, एक तो यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, बल्गेरिया, रोमानिया और तुर्की, और एक और है जॉर्जिया. ये आपको याद रखना है, ये सब टेरिटरीज हैं जो कि मतलब बेसिकली सराउंड कर रही हैं ब्लैक सी को.
अगर मैं बात करूं आगे तो बट इट कंटेन कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे, इंक्लूडिंग बैनिंग यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने सिंपल कह दिया था कि बैनिंग यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल कह दिया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाए, जिससे जो है कोल्ड वॉर, प्रॉक्सी वॉर ये खत्म हो जाए, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग नाटोज फर्दर एक्सपेंशन, जिससे नाटो का जो एक्सपेंशन था वो रुक जाता। बट आपको पता है कोई इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन मानेगी, नहीं मानी, उसी की वजह से दैट लेड टू द रिजल्ट ऑफ द वॉर। सो टॉक्स ऑन द ड्राफ्ट केप्ट ब्रेकिंग डाउन and the tensions increased with the deployment of Russian troops on the Russian-Ukraine border. Since November 2021, Russia has started amassing tens of thousands of soldiers and military equipment near Ukraine's border. सबसे पहले क्या करा रशिया ने, बेसिकली एट द इंसेप्शन ऑफ द 2022, मतलब 2022 के शुरू में ही वो वहाँ पर हैवी मतलब इक्विपमेंट, मिलिट्रियल इक्विपमेंट्स, हैवी फोर्सेस लाइक स्पेशलाइज्ड मैकेनाइज्ड ग्रुप्स, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, इन्फेंट्री सब प्लेस कर दिया वहाँ के बॉर्डर पर और डराने लग गया, ठीक है, जिससे टेंशंस बनने लगी बॉर्डर पर। एज ऑफ February 2022 अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रशियन सोल्जर्स आर देयर एट नियर यूक्रेन बॉर्डर। डू यू बिलीव 1,50,000 soldiers of the whole country Russia are presented on the single border which is Russia-Ukraine. So it ultimately enhanced the tensions on the border between Russia, Ukraine, and basically Russia and the NATO and Russia and USA. Okay, आगे बढ़ते हैं हम. The crisis has made headlines around the world and is being described as likely to trigger a new Cold War or even a third World War. So जब से इसके बारे में आप देखते हैं रोज़ बहस होती है कि वर्ल्ड वॉर होगी या नहीं होगी, बट आप उस चीज़ को अलग रखिए, आप बेसिकली मतलब फैक्ट पर ज़्यादा फोकस करिए, ना कि आप मीडिया चैनल्स पर. ओके, अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. तो जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वार्म वाटर पॉलिसी थी जो 17वीं सेंचुरी में आई थी. उसके अकॉर्डिंग जो था ट्रेड बनाना था रशिया को ब्लैक सी से होते हुए यूरोप में. बेसिकली ब्लैक सी इज़ अ डोर फॉर रशियाज ट्रेड फॉर द यूरोप. With an area of more than 6 lakh square kilometers and more than 40 million inhabitants, Ukraine is the second largest country by area and 8th largest by population in Europe. यूरोप में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री थी मतलब एरिया के द्वारा और 8th लार्जेस्ट थी पॉपुलेशन में. तो बेसिकली यूक्रेन भी बहुत एक अच्छी खासी कंट्री थी, जो मतलब थी तो छोटी पर मतलब सेकंड लार्जेस्ट थी, यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट थी. ऑल्दो रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इफ़ वी टॉक अबाउट द लैंड मास एरिया. And if we move to the next point, Ukraine border Russia's to the east. Ukraine borders Russia's to the east, मतलब यूक्रेन के जो ईस्ट में जो बॉर्डर है वो रशिया से लगता है. बेलारूस टू द नॉर्थ, बेलारूस जो कंट्री है वो नॉर्थ से लगता है. पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा ये सब लगता है, ठीक है. और मैरीटाइम बॉर्डर है ब्लैक सी और द सी ऑफ एजोव. सी ऑफ एजोव आप समझे कहाँ पे है? सी ऑफ एजोव की भी आप कहानी सुन लीजिए, ये है सी ऑफ एजोव. ओके, ये बेसिकली क्रीमिया के कंट्रोल के बाद और रशिया के कंट्रोल के बाद यहाँ से बिल्कुल कंट्रोल हो गया. 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया कैप्चर करा था, जब से सी ऑफ एजोव रशिया के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से उसको अल्ट्राज मिल गई ट्रेड के मामले में. बट मुद्दा तो अब भी यही है ना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वो बेसिकली बैन कर रही हैं ट्रेड. इसलिए रशिया अब भी मतलब और मतलब पावरफुल होता जा रहा है और मतलब लड़ने पे मतलब होता जा रहा है. Ukraine has been under various rulers including the Ottoman Empire, Russian Empire, Soviet Union. It gained independence 1990. याद कर लो 1991 में यूक्रेन की इंडिपेंडेंस हुई थी. क्यों हुई थी? क्योंकि पहले यूक्रेन जो था USSR जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी मल्टीलेटरल, उसका पार्ट था. 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया. ओके, बेसिकली यूनियन सोशलिस्ट सेक्युलर और सोवरिजन रिपब्लिक, ये था एक तरह से इसकी फुल फॉर्म. ओके, याद रखना. अगर हम आगे बात करें, सोवियत यूनियन बेसिकली कह सकते हो आप USSR को. और आगे बात करें तो इंडिया का स्टैंड, पहली बात आप इसको जरूर याद करना, इसको जरूर मेंशन करना अपने पॉइंटों में. इंडिया हैज़ लॉन्ग मेंटेन्ड अ केयरफुल साइलेंस ऑन द रशिया यूक्रेन वॉरफेयर इशू. इंडिया बेसिकली बीच में रहता है भैया.
ना तो कभी भी यूएन में रशिया के खिलाफ बोलेगा, ना कभी रशिया के सपोर्ट में बोलेगा, पर बेसिकली क्रूड ऑयल भी लेगा। यही बेसिकली जियोपॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए किसी भी देश की, क्योंकि रशिया ने भी 1971 वॉर में जब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करने आ गई थी, तब रशिया ने अपनी फ्लीट भेजी थी और उसने काउंटर करने के लिए यूएस की नेवी को, जब कराची में बम्बार्डमेंट करी थी हमारी इंडियन नेवी में बाय ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, याद रखना, ऑपरेशन ट्राइडेंट के थ्रू 1971 में इंडियन नेवी ने कराची पे बम्बार्डमेंट करी थी। बेसिकली हुआ था ना बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में। ये बेसिकली आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पर याद करने की जरूरत है। बट लेटली इंडिया इज स्पोकन ऑन द मैटर एंड रेफर टू अ नॉन वायलेंट डिसीजन ऑन द प्रॉब्लम वाया सस्टेन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। बेसिकली डिप्लोमेसी जो है इंडिया की नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है अंडर द सुपरविजन ऑफ ex-IAS S. Jaishankar, which is our current foreign minister. Basically, he has a very fantastic approach to leading the global and geopolitical scenarios and geopolitical issues. Okay, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि रशिया और इंडिया जो है वो मेजर आर्म्स और एम्यूनिशन की डील्स में रहे हैं। तो इंडिया इज रिस्क्ड यूएस सैंक्शंस बिलो countering America's adversaries through Sanction Act through the shopping for S-400 missile defense gadgets from Russia. So basically यूएस क्या करता है, कार्ट्सा एक्ट होता है जिसको कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अमेरिका जो है सैंक्शन लगा देती है, जिसमें मतलब जो बाकी उसकी फ्रेंड कंट्रीज होती हैं वो ट्रेड नहीं करती उस कंट्री जिस पर सैंक्शन लगा, जैसे ईरान पे लगाया क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर अटैक जो है उसको प्लान कर लिया था और उसको टेस्ट कर लिया था। ओके, बट इंडिया इज़ वेरी बिग इन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो एंड कीपिंग अ वेरी मच इम्पोर्टेंस ऑन द जियोपॉलिटिकल इशू। ओके, सो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एडिशनली विशेस फॉर द एड ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन इन बैलेंसिंग इट्स स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। बेसिकली इंडिया को कभी कोई अपोज नहीं करता, क्योंकि इंडिया को अब भी देख रहे होंगे कि मोदी जी जो है पपुआ ग्विनिया जैसे आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे वो और सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट ले सकते हैं, और पैसिफिक ओशियन में, जिससे इंडो पैसिफिक ओशियन में हमें अपनी एक अल्ट्राइज मिलेगी। बेसिकली इंडो पैसिफिक में हमारा डोमिनेंस है, इंडिया मतलब उसमें ओशियन में। ओके, इंडियन ओशियन में हमारा ही डोमिनेंस है, उससे हमारा और डोमिनेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं। इट इज़ लाइकवाइज प्रॉफिटेबल टू वर्ड दैट इंडिया हैड एब्सटेन फ्रॉम वोट कास्टिंग इन यूनाइटेड नेशंस। इंडिया अपने आप को दूरी रखती है वोट में, जैसे यूएन में कभी वोट होती है रशिया के खिलाफ तो वोट नहीं करती है जनरली। बेसिकली ये फ्रेंडशिप निभाना कह लीजिए, जियोपॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना कह लीजिए, बेसिकली न्यूट्रल अप्रोच रखना ही हमारे लिए सबसे सही रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। इट इज़ लाइक अवर रिश्तेदार्स। ओके, यू कैन ऑल्सो टेक दिस, यू कैन नॉट लिव विदाउट रिश्तेदार्स, यू कैन नॉट लिव विद द रिश्तेदार्स, योर रिलेटिव्स, as like it is can be considered in the geopolitical scenario. You cannot live without your neighboring countries friends, and you can also not live with the neighboring countries. Even this time India is preserving an affected person technique by hoping that the state of affairs could be treated peacefully through skilled negotiators. अब मैं आपको बात करूँ, इसका तो कोई मीनिंग नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया एक चीज़ और फॉलो करती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये होती है NAM, नैम। इसको आप याद कर लीजिए, ये होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, ये याद करके रखना आप कि इंडिया अपने आप को हमेशा एब्सेंट करता है कि ना तो वो USSR की तरफ पूरी तरीके से जाएगा, यानी मतलब ना तो वो रसिया की तरफ से जाएगा जो आज रसिया कहलाता है, और ना वो USA की तरफ जाएगा खुलकर, वो दोनों के बीच में बैलेंस करेगा अपने आप को। सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी डिप्लोमेटिक इशू नाउ डेज इन वोटिंग और इन presenting any viewpoint regarding Russia-Ukraine war. So India is basically basically abstained by casting the vote, by putting any statement on the internet on the Russia-Ukraine war issue, and basically it is the best approach for all. और रशिया यूक्रेन वॉर की जहाँ तक बात रही, तो अगर बिग जो पावर्स हैं जैसे US से अगर ये अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट दूसरे देश को इस्तेमाल करके लेना बंद कर दें, तो ये वॉर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी।
कोई ना तो ग्लोबल सुप्रीमेसी की बात रहेगी, ना कोई ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली, ये तो आपका हो गया रशिया यूक्रेन वॉर। मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल अपनी डिटेल से समझाया है, अपनी